Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 9th March 2021. Let's start the session. Our first news is सुप्रीम कोर्ट सीक्स स्टेट व्यूज ऑन 50% कैप ऑन कोटा। तो ये वही बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टेट से व्यूज मांगा है 50% कैप ऑन कोटा। क्या है कि अभी इंदिरा साहनी केस सबसे इंपॉर्टेंट, मैं रोज आपको बताता हूँ, इंदिरा साहनी केस हुआ था, उसमें ये कब का केस है? 1992 का केस है। इसमें ये बोला गया था कि रिजर्वेशन जो दिया जाएगा वो 50% से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। मतलब 50% का रिजर्वेशन होगा जो लोगों को दिया जाएगा, उसमें आप कैसे भी कर सकते हो, भले आप एससी को ज्यादा दे दो, भले आप एसटी को ज्यादा दे दो, या भले आप ओबीसी को ज्यादा दे दो, लेकिन ये 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ स्टेट थी जैसे कि तमिलनाडु थी और महाराष्ट्र थी। तो महाराष्ट्र में क्या होता है, महाराष्ट्र वाले कह रहे थे कि हमें 12 या 14% मराठा के लिए रिजर्वेशन चाहिए। तो जब महाराष्ट्र वाले 12 या 14% मराठा रिजर्वेशन मांग रहे थे तो 50% की जो कैपिंग थी वो उससे ऊपर जा रहा था। ऐसे तमिलनाडु ने क्या कर रखा है, तमिलनाडु ने 69%, करीबन 69% उनका रिजर्वेशन है। तो ये जो है ये इंदिरा साहनी जजमेंट को वायलेट कर रहा था। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अब देख रहा है कि उसने हर स्टेट से व्यूज मांगे हैं कि क्या क्या होगा। तो यहाँ वही लिख रहा है, देखिए इंदिरा साहनी का जजमेंट हुआ था 1992 में, जिसने बोला था 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वही लिख रहा है। लेकिन अब मराठा वाले लोग जो है कोटा मांग रहे हैं, जिसकी वजह से 50% जो वाला मार्क है वो क्रॉस हो रहा है। फिर अभी जो 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें डिप्राइव्स द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इट्स पावर टू इनेक्ट लेजिस्लेशन टू आइडेंटिफाई सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। तो अभी 102 अमेंडमेंट हुआ था, उसमें यह बोला था कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं उनको फाइंड आउट कीजिए, ऐसा बोला गया था। जो इंडिया में जो देखा जाता है वो यही देखा जाता है। तो 50% लिमिट क्रॉस हो गई, इंदिरा साहनी केस हो गया, यही सब इसमें। अब देखिए सारे स्टेट्स के क्या क्या व्यूज होते हैं वो डिपेंड करेगा। वैसे जो हमारे यहाँ दिया जाता है उसमें स्टेट जो है वो कभी कभी दे देती है, क्या देख के कि ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, बाय प्रोवाइडिंग क्वांटिफिएबल डाटा। स्टेट को क्वांटिफिएबल डाटा देना पड़ेगा कि ये जनजाति या मतलब जो भी वहां की कैटेगरी है कि ये बैकवर्ड है, इसलिए हम इसको रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो क्वांटिफिएबल डाटा जब स्टेट प्रोवाइड करेगी तभी वो रिजर्वेशन दे सकती है। एक चीज ये होता है, मेरे ख्याल से रिजर्वेशन वाला प्रावधान होना चाहिए कि नहीं, रिजर्वेशन वाला प्रावधान होना चाहिए केवल उन लोगों के लिए जो इकोनॉमिकली वीक है, भले किसी में भी हो इकोनॉमिकली वीक हो। अभी क्या हो रहा है कि आजकल जो सच में इकोनॉमिकली वीक है उसको रिजर्वेशन नहीं मिल पाता, लेकिन जिसको एक बार रिजर्वेशन मिल गया उसी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे मिलता रहता है। तो ये दिक्कत है। आज रिजर्वेशन देने में प्रॉब्लम नहीं है, रिजर्वेशन देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन उन लोगों को जिनको सच में इसकी जरूरत है। तो इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड है, जो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड है उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मतलब जिनकी तनख्वाह अच्छी है या जिनके माँ बाप अच्छा कमा रहे हैं तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। जैसे ओबीसी में भी अब क्रीमी लेयर का प्रावधान है, ओबीसी में भी है, तो ऐसा ही जो प्रावधान है वो एससी एसटी में भी होना चाहिए। मतलब जिन पे अच्छा पैसा है उनको ना मिले, जिनके पास नहीं है कुछ उनको मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ये था छोटा सा। अब देखिए क्या बात होती है। बस आपके एग्जाम के लिए इंदिरा साहनी जजमेंट इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सब आर्टिकल जो है ये आर्टिकल 16 की बात हो रही है। आगे चलते हैं। ये दूसरा है इंश्योरिंग ट्रस्ट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। ये बात हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है कि इलेक्शन होने वाले हैं बहुत सारे स्टेट्स में, तो उससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। आज कुछ नहीं है न्यूज़पेपर में, मेरे को छांट छांट के खबर बनानी पड़ी है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, देखिए आज पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए जो न्यूज़ है वो मैं बाद बताऊंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये डोनेशन देने के लिए होते हैं। ये क्या होते हैं, एक तरह के बॉन्ड्स होते हैं। इनको में क्या लिखा होता है, बॉन्ड्स होते हैं, ये दिए जाते हैं फॉर डोनेशन। जैसे मैं हूं, मान के चलिए कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो क्या करेगा कि ये जो इशू होते हैं वो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ इसी वैल्यू में इशू होते हैं। एक चीज याद रखिएगा, 1000 से कम नहीं होते और 1000 की वैल्यू में ही होते हैं। तो जैसे मान के चलिए मेरे को कोई पार्टी पसंद है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बैंक के पास जाऊंगा। ये केवल एसबीआई इशू करती है, याद रखिएगा, केवल एक बैंक एसबीआई इशू करती है। तो मैं एसबीआई के पास जाऊंगा, एसबीआई को मैं बोलूंगा कि एक इलेक्टोरल बॉन्ड बना दीजिए 1000 रुपए का, बस मैं उसको ये बोलूंगा। फिर मैं ये एसबीआई को भी नहीं बताऊंगा कि मैं किस पार्टी को देना चाहता हूं, मैं बस ये बोलूंगा एक 1000 का इलेक्टोरल बॉन्ड बनाओ, मैं वो बना देगा और वो बॉन्ड ले जाके मेरे को जो अच्छा लगेगा, जिस पार्टी को चाहेगा, मैं उसको डोनेशन दे दूंगा। तो ऐसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेट हो जाते हैं। तो ये बात ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये होते हैं, किसी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है, उसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज किया जाता है। केवल एसबीआई इशू करती है और ये केवल 15 दिन के लिए वैलिड होते हैं, वैलिड फॉर ओनली 15 डेज, एक याद रखिएगा। और जो हम ये बॉन्ड देते हैं ये केवल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को ही दे सकते हैं, जिसने पिछले लास्ट इलेक्शन में कम से कम 1% वोट्स पाए हों या रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हो, उसी को हम दे सकते हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स। याद रखिएगा, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया या कोई भी कंपनी जो स्टैब्लिश्ड हो इंडिया में या इंडिया बेस्ड कंपनी हो, तो वो ये इशू करवा सकती है। बस सिंगल भी हो सकते हैं, ज्वाइंटली भी इशू हो सकते हैं। डोनर का नेम मेंशन नहीं होता है बॉन्ड में, याद रखिएगा। इसीलिए ये जो बात हो रही है ऊपर, ये इसी का प्रावधान है। इसमें क्या दिक्कत आ गई है कि अगर जैसे मैं हूं, मैंने पैसे जमा कर दिए, तो अगर कोई दूसरा बंदा चाह रहा है पूछना
आरटीआई के थ्रू कि बताइए किस बंदे ने कितना पैसा इस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, तो आरटीआई के थ्रू हम पता ही नहीं कर सकते हैं कि किस बंदे ने कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। तो इससे क्या होता है, इससे ब्लैक मनी वाला जो ब्लैक मनी का जो पैसा है वो व्हाइट हो जाता है, कोई कितना भी पैसा डोनेट कर देता है और पता ही नहीं चलती किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड में ये प्रॉब्लम है। एक बॉन्ड प्रॉब्लम क्या है कि पहले क्या था कि अगर कोई भी कंपनी फंड डोनेट करना चाह रही है तो वो 7.5% जो उसकी टोटल वैल्यू है कंपनी की, उससे 7.5% तक ही, ये कैप थी 7.5% की, कि 7.5% जो उसकी टोटल कंपनी की वैल्यू है उतना ही डोनेट कर सकती है। लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड आए तो उसमें ये कैपिंग भी खत्म हो गई। अब कंपनी जितना चाहे, जो माइनस में भी कंपनी चल रही होती है ना, वो भी अनलिमिटेड पैसा डोनेट कर देती है ताकि भविष्य में फायदा उठाया जा सके। तो ये प्रॉब्लम है इलेक्टोरल बॉन्ड की। तो इसीलिए इस पे अभी सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसमें जजमेंट भी चल रहा है, तो अभी इसका कुछ रिजल्ट नहीं आया, लेकिन अभी इलेक्शन है इसलिए इनको बोला जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू कीजिए। केवल ये हर क्वार्टरली इशू किए जाते हैं और 15 डेज में होते हैं, याद रखिएगा 15 डेज में एसबीआई ही इशू करती है, बस एसबीआई इज द अथॉरिटी। बस 1000, 10,000, 1,00,000, 10 लाख में करे जाते हैं और रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को ही दे सकते हैं। इसमें डोनर का कहीं नाम नहीं होता, केवल बैंक को ज्यादा से ज्यादा पता होगा, या बैंक को भी नहीं पता होता क्योंकि उसमें बॉन्ड में तो नाम होता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं होता कौन कितना पैसा किसको दे रहा है। तो ये इसमें प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं। ये लाया इसलिए गया था ताकि हम पता कर सकें, एक ट्रांसपेरेंसी ला सकें कि ऐसे अंधा धंधा पैसा ना जाए, लेकिन ये तो उल्टा ही पड़ गया। इलेक्टोरल बॉन्ड आए कब थे, तो ये 2018 में आने शुरू हो गए थे, ये इसकी बात है। हम आगे चलते हैं। ये ऐसा होता है, कुछ देखिए, एसबीआई ऐसे छापती है अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि एक प्रॉमिसरी नोट है। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये हम नोट किसी और के लिए बनवा रहे हैं, हम यूज नहीं कर सकते और इस पर नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये प्रॉमिसरी नोट का मतलब होता है, नो इंटरेस्ट। इस पर प्रॉमिसरी नोट पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। फिर देखिए 1,000 का है वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो मैं आपको बता रहा था 15 दिन के लिए वैलिड होगा। ये एडवर्टाइजमेंट है एसबीआई का जो न्यूज़पेपर में आता है, इलेक्टोरल बॉन्ड जब वो इशू करती है। तो ऐसे ही है, 1,000 रुपए की डिनोमिनेशन में इशू होगा, 15 दिन के लिए वैलिड होगा। क्लियर लिख रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि एक प्रॉमिसरी नोट है। देखिए ऐसे लिख के आता है, ये मैंने एकदम रियल बताया आपको। आगे चलते हैं। यूगर मुस्लिम स्टेज अ मार्च इन इस्तांबुल अगेंस्ट चाइनीज कैंप। तो यूगर मुस्लिम जो है इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है। अब ये है क्या चीज, मैं आपको बताता हूँ। यूगर मुस्लिम जो है वो जिंगजियांग प्रोविंस में रहते हैं। ये चाइना के लोग हैं जो जिंगजियांग प्रोविंस में रहते हैं। ये वहां की मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप है, मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप है चाइना का। इनके ऊपर बहुत अत्याचार होता है, लेकिन इनका कोई नाम नहीं लेता है। अगर कुछ होगा तो केवल जम्मू कश्मीर पे सब लोग पहुंच जाते हैं कि जम्मू कश्मीर पे मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन चाइना की तरफ कोई पाकिस्तान तक उंगली नहीं करता है। जबकि सबसे ज्यादा अत्याचार यूगर मुस्लिम, ये यूगर जो है ये मुस्लिम लोग हैं जो माइनॉरिटी में। तो इनका चाइना में इतना अत्याचार हो रहा है, वहां नचवाते रहते हैं इन लोगों को। मैंने रियल में वीडियो भी देखी है कि उनसे डांस करवाते हैं, छोटे कपड़े पहनवाते हैं और बहुत चीजें हैं। तो यहाँ पर हो रहा है। तो आपके एग्जाम के लिए बस यही पूछा जाएगा, यूगर मुस्लिम कहाँ की माइनॉरिटी ग्रुप है। तो याद रखिएगा चाइना की माइनॉरिटी ग्रुप है मुस्लिम। माइनॉरिटी किसको बोलते हैं, जो कम जनसंख्या में होते हैं। जैसे इंडिया में माइनॉरिटी मुसलमान को बोला जाता है माइनॉरिटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेट वाइज देखेंगे, स्टेट वाइज देखेंगे तो माइनॉरिटी हमेशा मुस्लिम नहीं होंगे। कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में हिंदूज भी माइनॉरिटी में कहे जाते हैं। ये तो केवल डिपेंड करता है कि उनकी पॉपुलेशन क्या है। अगर जिस स्टेट में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वहां हिंदू माइनॉरिटी कहा जाएंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में आते हैं, जो वहाँ के पंडित हैं वो माइनॉरिटी में आते हैं, और जो मुस्लिम है वो वहाँ की मेजॉरिटी है। तो ये माइनॉरिटी से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि माइनॉरिटी बस मुस्लिम लोगों के लिए यूज किया जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं। सो आज की न्यूज इतनी थी। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। कल का मैंने पूछा था, तो अभी हमारा 12th 5 ईयर प्लान चल रहा है, जो 2017 तक ही था। उसके बाद कुछ नहीं आया है। 2017 के बाद हमारा कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया है। फिर मैंने पूछा था गरीबी हटाओ किसमें बोला गया, तो 5th 5 ईयर प्लान में बोला गया। ये 2 सवाल थे जो मैंने आज पूछे, बस यही मैंने आज पूछा था और मैंने कुछ नहीं पूछा। अच्छा, अब मैं ये आज का सवाल है कि जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, जो आपको पता है कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू करता है, तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने किससे लिया है, किस कंट्री से लिया है। आपको पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने अच्छे अच्छे प्रावधान जो क्या करा है दूसरी कंट्रियों से ले लिए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए। तो ऐसी जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमने किस कंट्री से बोरो किया है। तो आज का सवाल यही है, बहुत इजी सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। सो जितने लोग नए हैं वो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अंदर शिवम_त्यागी_ST, एंड ऑल्सो फॉलो स्टडी फंडा। हमारे कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, तो आप हमारी ऐप से सारे कोर्स अवेलेबल हैं, तो आप बाय कर सकते हैं जिनको भी अच्छा लगे, और फॉलो कर सकते हैं स्टडी फंडा को टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स। तो टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।